Good evening, class. In the previous class, we have learned about the atomic spectrum, and in which we have studied that how the Bohr used that atomic spectrum concept to give the structure of any atom. So earlier, what happened? Bohr used this his concept on the hydrogen atom. It means the spectral lines experiment, which he takes place like cathode ray experiment. He took place in the hydrogen gas. Okay, for which he developed a model on the basis of the hydrogen atom. So there are basically four postulates of Bohr's model. Okay, the first postulate was about the stationary orbit. He given the concept explanation on the stationary orbit. He told that around the nucleus there is a stationary orbit around in which the electrons keep on revolving with a certain energy. ठीक है, और जब तक आप उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे इलेक्ट्रॉन एक स्टेज से दूसरे ऑर्बिट में जाने की कोशिश नहीं करेगा. एंड ईच ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये उसका पहला पोस्टुलेट था कि बोहर्स की ये बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड, जस्ट सपोज दिस इज न्यूक्लियस, सो ये इसके अराउंड क्या है, एक अलग अलग लेवल के ऑर्बिट है जो कि स्टेशनरी ऑर्बिट है, जिनका साइज या फिर एनर्जी लेवल कभी चेंज नहीं होता है. सेकेंड कॉन्सेप्ट वाज दैट when an electron is revolving in a stationary orbit, okay, when an electron is revolving in a stationary orbit, it has a fixed amount of energy, जो कि एनर्जी ना कभी ये लूज करता है ना ही गेन करता है. तो उस टाइम पे जो इसकी एनर्जी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट. दैट स्टेट इज नोन एज नॉर्मल स्टेट एंड और ग्राउंड स्टेट. ये उसका सेकंड पोस्टुलेट था कि जो भी स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, वो एक परफेक्ट या एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ करेगा, जहां पे वो ना कभी एनर्जी गेन कर सकता है ना एनर्जी लूज करता है. जब रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एटम्स के चारों तरफ अरेंज है, और यदि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू एक्सेलरेट कर रहा है न्यूक्लियस की ओर, तो एनर्जी लूज करके डिकम्पोज होना आना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए. तो बोहर्स ने ये एक्सप्लेन किया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो वो उसके लिए ग्राउंड स्टेट रहता है. ठीक है. एंड द एंगुलर मोमेंटम, हर इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी हर ऑर्बिट का एक डेफिनेट एनर्जी होनी चाहिए. ये एक डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम होता है. जिस इलेक्ट्रॉन के पास उतना एंगुलर मोमेंटम है वही उस ऑर्बिट में रह पाएगा, दूसरा बल्कि वो उस ऑर्बिट में नहीं रहेगा. ओके, सो एंगुलर मोमेंटम, ही एक्सप्लेन दैट to remain in a stationary orbit they required a minimum amount of angular momentum, for which he explained that mvr is equal to nh upon 2 pi. Now the question arises, what is angular momentum? Last year we have learned about the momentum. ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वो लीनियर मोमेंटम कहलाता है. बट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज, ये यहाँ क्या है, लीनियर नहीं है, यहाँ क्या है, सर्कुलर मोशन में. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहता है तो उसके पास हमेशा एंगुलर मोमेंटम प्रोसेस रहता है, विच इज मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस. रेडियस इसके सेंटर से वो कितनी दूरी पर वो है. ठीक है, वो रेडियस जो रहेगा NH अपॉन 2 पाई के बराबर रहेगा. या फिर उसने दूसरी डेफिनेशन दिया था कि एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, whose value is 6.626 into 10 is to the power minus 34. And 2 and pi are also the mathematical constant. तो pi की वैल्यू कितनी रहेगी, 3.14. यानी वही इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सपोज की फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही हो, n की जो वैल्यू रहेगी आपकी ऑर्बिट के ऊपर है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी. ठीक है, तो जैसे 1 के लिए रहे तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो h अपॉन 2 पाई के बराबर रहेगा. फॉर द सेकंड ऑर्बिट द मोमेंटम विल बी 2h अपॉन 2 पाई. फॉर द थर्ड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम विल बी 3h अपॉन 2 पाई एंड सो ऑन. एंड फोर्थ पोस्टुलेट वाज कि whenever an electron gains an energy of threshold energy, या जो मिनिमम एनर्जी ऑफ मिनिमम या ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने ऑर्बिट से बाहर आकर के दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है. ठीक है, वो वहां तक जाएगा जहां तक उसके पास एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी होगी. यदि मान लो आपने एनर्जी यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, यहाँ पे किसी को रहने के लिए 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए.
and if you provided the energy of 90 electron volt, okay, then this electron will take 50 electron volt to get out. मतलब उसको 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए रहेगा, इस ऑर्बिट से बाहर आने के लिए चाहिए रहेगा, एंड रिमेनिंग 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो किसी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के लिए उसको 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की और एनर्जी चाहिए, और यहाँ पे रहने के लिए उसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की और एनर्जी चाहिए, पर उसके पास 40 है तो वो यहाँ तो जा नहीं सकता है, तो वो यहीं पे रिसाइड करेगा। एंड इन केस मानिए कि आपने 110 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तो वो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या करेगा, तो पहले तो वो अपने ऑर्बिट से बाहर आने के लिए एब्जॉर्ब करेगा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, ये हमने उसमें पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, h mu = h mu naught plus half mv स्क्वायर। फिर बाकी की रिमेनिंग 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो बाहर काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज करके इस ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो जब वो वापस आएगा तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, द एनर्जी रिलीज इज डेल्टा ई, वेयर डेल्टा इज पार्शियल चेंज, ठीक है। डेल्टा क्या कहलाता है कि डिफरेंस, या फिर दो सिचुएशंस के बीच में पार्शियल चेंजेस, जैसे यहाँ पे एनर्जी कुछ और है, यहाँ पे एनर्जी कुछ और है, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, that is equal to E2 minus E1। it means यहाँ पे एनर्जी कितनी है, और यहाँ आते आते उसने अपनी एनर्जी क्या की, लूज की, तो हायर लेवल की एनर्जी माइनस लोअर लेवल की एनर्जी, ठीक है। तो दैट इज कैलकुलेटेड एज दिस वन, लाइक h mu2 minus h mu1। तो ये थे बोहर्स के 4 postulates which he given for the structure of any atom। let us firstly revise it। first is कि every orbit is in a stationary orbit and the electrons which revolving around in the orbit is always stationary, it does not loses its energy or nor it gains the energy in that orbit, ठीक है। सेकंड है कि जब जो भी इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में या अपनी इनिशियल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसको हम लोग नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में तभी रहेगा जब उसके पास इतनी एंगुलर मोमेंटम रहेगा, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट करने की वजह से उसके पास एंगुलर मोमेंटम प्रोसेस रहता है, जिसके पास मिनिमम NH/2π के बराबर एंगुलर मोमेंटम होगा, वही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रह पाएगा। एंड फोर्थ इज कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी चेंज जितना होता है वो रेट इज डेल्टा इज इक्वल टू E2 minus E1। एक चीज और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब अपने इनिशियल स्टेट से निकल करके किसी दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। Now, Bohr used his concept to calculate the radius of any atom, energy of an electron, and the velocity of any electron. So let us take a derivation, because in NCERT derivation is not given. So please, all of you must note down the derivation because it is very important how to calculate the radius of any electron. Oh, sorry, radius of any atom. Okay, so he used this logic for the hydrogen atom, in which he calculated the radius of the hydrogen atom. Okay. So here, just suppose for hydrogen atom, just suppose it is nucleus and an electron is revolving around the nucleus, which is at a r distance, जिसकी रेडियस r डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे और है, ठीक है। तो जनरली एक कुलम्स लॉ है जो आप लोग अभी तो नहीं हायर क्लासेस पे पढ़ेंगे, हायर क्लासेस प्लीज इन 12th क्लास, जस्ट फॉर रिमेंबर कुलम्स लॉ, ठीक है, या कुलम्स फोर्स जो भी रहता है, इसमें है कि जब भी दो चार्ज बॉडी एक साथ सामने रखे रहते हैं तो उस दौरान इनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है that is given as F is equal to K ZE square upon R, ठीक है। इसके थ्रू क्या किया जाता है, R स्क्वायर, सॉरी K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के थ्रू दिया जाता है, वेयर K इज एनी कांस्टेंट, K जो है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रहती है, ये आपको याद रखना है। ई है कि दो चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे एक चार्ज बॉडी ये हो गई, एक चार्ज बॉडी ये हो गई, तो इनके बीच में, और जेड रहेगा कि एटॉमिक नंबर क्या है। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो नहीं रहेगा, और जैसे हाइड्रोजन के लिए तो 1 प्रोटॉन होता है, यहाँ जेड की वैल्यू 1 रहेगी, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो वहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जाता है, तो उसके बेसिस पे देते हैं। आर जो कहलाता है वो है डिस्टेंस बिटवीन
टू चार्ज बॉडीज। ठीक है, तो ये जेड स्क्वायर के थ्रू निकाला जाता है। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स कितना लग रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो या कूलम्ब फोर्स बोल सकते हो, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बोलेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन का भी फोर्स लगेगा, सर्कुलर फोर्स भी लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव ऑन कर रहा है। तो सेकंड है हमारा सर्कुलर फोर्स भी यहाँ पे लगेगा, सर्कुलर फोर्स दैट इज गिवन एज mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन r। अब क्या है कि ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस है, तभी तो एटम क्या है, स्टेबल है। जब तक ये दोनों फोर्स बैलेंस नहीं होंगे, कि एक भी ज्यादा होगा, मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और मान लीजिए कि ये फोर्स ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखता है, और ये फोर्स क्या करता है, ताकि ये इसको बैलेंस करके रखता है कि ये बाहर न चला जाए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो आपको ये लिखना जरूरी है कि दोनों फोर्स क्या है, बैलेंस है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों फोर्स बैलेंस है तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होंगे, आपस में बैलेंस होंगे। तो ये एक आर आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेडियस तो हमारा सेम रहने वाला है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, एंड एम को भी नीचे ले आएगा। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। नाउ all of you must note down this because it is very important as a derivation can be asked. अब बोहर्स के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट्स, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, हमने एक पोस्टुलेट क्या पढ़ा कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो यहां से मैं v निकाल सकता हूं, v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mr। ठीक है, ये mr को मैं नीचे ले आया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। या फिर मैं इसको दोनों तरफ क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अब यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूं इक्वेशन को, तो यहाँ पे भी v स्क्वायर है, यहाँ पे भी v स्क्वायर है, यानी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल इफ द LHS of both the side are equal then the RHS of both side are also equal. So comparing equation 5 and equation 3, n square upon h square upon 4 pi square m square r square is equal to k z e square upon r है। इसको मैं लिख सकता हूं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 1r got cancelled, 1m also got cancelled। अब मैं इस r को यहां मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर आर। तो अब मुझे रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसको क्या करूंगा, नीचे ले आऊंगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू r। ये r के बराबर होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली एक चीज याद रखिएगा, डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले आप लोग क्या एक वो हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसका डेरिवेशन हम कर रहे हैं। सो फाइनली वी हैव गॉट दैट आवर r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, जहां पे
एन आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेल, यानी कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, एंड जेड आपका रहेगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। सो फॉर हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 क्योंकि एक ही शेल है उसके पास, एंड z इज ऑल्सो 1 क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उसके पास 1 है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई m, यहां पे आप क्या करिए, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 प्लेस करते हैं, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.10 इंटू 10⁻⁻31, k की वैल्यू मैंने आपको बताई 9 इंटू 10⁻9 होता है, e की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁻9। जब आप इन सारी वैल्यूज को इसमें प्लेस करते हैं तो हमारी जो r की वैल्यू आती है, ठीक है, वो रहती है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वैल्यू आपकी आती है फॉर हाइड्रोजन एटम। यानी इसको उसने नाम दे दिया था ए नॉट इज इक्वल टू 0.529 ए नॉट। ये ए आर्मस्ट्रॉन्ग को हम A0 से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसको उसने नाम दे दिया था बोहर्स रेडियस। इसको क्या नाम दे दिया था? बोहर्स रेडियस नाम दिया था कि हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो इतना है। And for any other atom also you can calculate the radius using the same concept, but for them the value of n and z will be different. तो यदि मैं सबकी वैल्यू रख के केवल n स्क्वायर और z की वैल्यू प्लेस नहीं करता, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखूंगा तो भी 1 ही रहेगी, z की वैल्यू 1 जो रहेगी, बाकी सबकी वैल्यू प्लेस करने के बाद जो रेडियस मिला था वो 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग था, जिसको उसने नाम दे दिया बोहर्स रेडियस। इसको हम लोग बोहर्स रेडियस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड फॉर एनी अदर एटम the radius can be given as 0.529 n square upon z armstrong। तो ये उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट बैठा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि उसने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया, उसके क्या मेरिट्स थे, क्या डीमेरिट्स थे, एंड उसके बाद कैसे नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो आज के लिए इतना है, एंड प्लीज वॉच द होल वीडियो and comment your name, and if you have not subscribed till now the OPM section के OPM Higher Secondary School ID, so please subscribe it and learn this class properly and read from the textbook also।